Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शपथ के साथ तैयार हुए मंत्रिमंडल से क्या संदेश गया, किस आधार पर मंत्रियों का चुनाव हुआ, किसने किसको आगे बढ़ाया और कैसे कुछ नेताओं को मायूस होना पड़ा, सब पर बात करेंगे। बात इस पर भी कि चारों राज्यों में मुख्यमंत्रियों को रिपीट करके भारतीय जनता पार्टी ने क्या नए छत्र तैयार करने शुरू कर दिए। लेकिन शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। शेख को मारने के बाद मास किलिंग हुआ और बहादुर शेख को किसने मारा किसी को पता नहीं। वहाँ एक एक करके लोग भाग रहे हैं सर, वहाँ जगह से लोग भाग रहे हैं, बच्चे मुंह नहीं खोल देते सर। वहाँ पे लोग जीने लायक नहीं रह गए हैं। पश्चिम बंगाल भारत का अंग है सर। हमें रूपा गांगुली को प्रेसिडेंट रूल चाहिए, हमें जीने का हक है। कोई अपराध नहीं है कि हम पश्चिम बंगाल में जन्म लिए हैं, ये अपराध नहीं हो सकता सर, ये अपराध नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल में जन्म लेना कोई अपराध नहीं है। दक्षिणेश्वर महाकाली की भूमि है, ये दक्षिणेश्वर महाकाली की भूमि है, यहाँ जन्म लेना अपराध नहीं है। ये रूपा गांगुली हैं, राज्यसभा में भाजपा की मनोनीत सदस्य। शून्यकाल के दौरान पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुए नरसंहार का मुद्दा सदन में उठा रही थी। इस घटना में एक टीएमसी उप प्रधान की हत्या के बाद हुए जवाबी हमले में 8 लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला गया। पुलिस तमाशा देखती रही। इस मामले में अपडेट यह है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। विपक्षी पार्टियां जैसे भाजपा और माकपा ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। तृणमूल कांग्रेस ने कहा अदालत के आदेश के पालन के लिए पूरा सहयोग किया जाएगा। अदालत ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। अदालत ने एजेंसी को आदेश दिया कि 7 अप्रैल तक शुरुआती जांच की रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट की जाए। अब तक पश्चिम बंगाल पुलिस की एसआईटी इस मामले की जांच कर रही थी। तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अनरुल हसन को भी साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी बनाई पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। ऐलान किया कि पंजाब के पूर्व विधायकों को अब सिर्फ एक कार्यकाल की पेंशन मिलेगी। अब तक सिस्टम यह था कि एक शख्स जितनी बार विधायक रहता था उसे उतनी ही ज्यादा पेंशन मिला करती थी। मान ने आज पंजाबी में बयान जारी कर कहा कि चाहे कोई नेता 5 या 6 बार ही विधायक क्यों ना रहा हो, पेंशन एक कार्यकाल के बराबर ही मिलेगी। यही नियम फैमिली पेंशन पर भी लागू होगा। फैमिली पेंशन नाम से जाहिर है परिजनों को मिलने वाली पेंशन को कहते हैं। मान ने दावा किया इससे पंजाब के खजाने में बचत होगी और पैसा जन कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। मीडिया रपटों में अलग अलग अनुमान आ रहे हैं। एक अनुमान यह है कि इससे पंजाब सरकार 5 साल में तकरीबन 80 करोड़ रुपए बचा लेगी। बड़ी रकम नहीं है पर सिंबॉलिक मूव है, बड़ा मूव है। दूसरी सुर्खी चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बनाई। वो 24 मार्च के रोज भारत आए। लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद शुरू होने के बाद से पहली बार है कि चीन से कोई वरिष्ठ मंत्री आया। दर्शक जानते हैं अप्रैल 2020 से भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख में आमने सामने हैं। विवाद तब शुरू हुआ जब चीन की सेना ने युद्ध अभ्यास के बहाने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अतिक्रमण कर लिया और भारत की टुकड़ियों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बने पेट्रोल पॉइंट्स तक गश्त से रोका। चीन पहले से ही लद्दाख के अक्साई चीन इलाके पर कब्जा किए बैठा है। अप्रैल 2020 का अतिक्रमण कब्जे को बढ़ाने की कोशिश था। मई के पहले हफ्ते से दोनों सेनाओं के बीच छिटपुट झड़प होने लगी। न गोली चली न किसी की जान गई। लेकिन 15 जून की शाम को गलवान घाटी में हुए टकराव में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। चीन के नुकसान को लेकर पुख्ता आंकड़े नहीं है। अलग अलग सोर्सेज के मुताबिक 2 से लेकर 60 सैनिक तक चीन के संघर्ष में मारे गए। घटना के बाद से लद्दाख पर सभी की नजर है। दोनों सेनाओं के बीच कई दौर की बातचीत के बाद पेंगयोंग सो और गोगरा पोस्ट जैसे इलाकों से दोनों सेनाएं कुछ पीछे हटी। लेकिन अब भी हॉट स्प्रिंग समेत एलएसी के कुछ और इलाके दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के करीब हैं। अग्रिम तैनाती के अलावा भारत और चीन ने अपनी अपनी तरफ से कम 50,000 सैनिकों को लद्दाख के शुष्क और ठंडे रेगिस्तान में स्थायी रूप से तैनात किया है, जो चिंताजनक है। छोटी सी चूक का नतीजा भी बड़ा हो सकता है।
इसलिए आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वांग यी की मुलाकात महत्वपूर्ण थी। बताया गया कि चीन आने वाले दिनों में भारत से अपने संबंधों को सामान्य करना चाह रहा है, चाहता है कि भारत ब्रिक्स समिट में शिरकत करे। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका की साझेदारी की बैठक साल के अंत में चीन में होगी। चीन विदेश मंत्री के अलावा पोलित ब्यूरो के दूसरे सदस्यों के दौरे भी करवाना चाहता है। बदले में चाहता है कि भारत भी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल चीन भेजे। चीन की चाहत है कि ब्रिक्स और दूसरे राजनयिक मंचों पर उसका काम पहले की तरह चलता रहे। भारत भी चीन से संबंधों को खत्म नहीं करना चाहता, पर जरूर चाहता है कि मिलने मिलाने के अलावा चिंताओं का ख्याल रखा जाए, जिसमें सबसे ऊपर है संप्रभुता। भारत चाहता है कि लद्दाख में हालात अप्रैल 2020 से पहले के दौर में लौटें। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मंच पर वांग यी ने जब कश्मीर का जिक्र किया, तब भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। इसके बारे में हमने अपने इंटरनेशनल बुलेटिन दुनियादारी में आपको विस्तार से बताया था। आज भी दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात में यह मुद्दा उठा। आज हुई बातचीत के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने वांग यी को बताया कि दोनों देशों के बीच हालात सामान्य नहीं है, प्रगति हो रही है, रफ्तार कम है। डॉक्टर जयशंकर का बयान जो सामने आया उसमें लद्दाख के तनाव का जिक्र है, पर क्या कोई सहमति बनी ये अभी साफ नहीं हो पाया। बातचीत चल रही थी, चलती रहेगी। इसके अलावा डॉक्टर जयशंकर ने 3 और बिंदुओं पर बात की। पहला, चीन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र जिनकी पढ़ाई लद्दाख संकट के चलते अधर में लटकी है। दूसरा, अफगानिस्तान के हालात। और तीसरा, रूस यूक्रेन युद्ध। आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी वांग यी से मिले। एनएसए ने चीनी विदेश मंत्री से कहा, सीमा पर कई जगह दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। समस्या का जल्द और संपूर्ण निराकरण हो, तभी संबंध सामान्य हो सकते हैं। आखिरी सुर्खी जुड़ी है एक ऐसे मुद्दे से जिसे लेकर भारत बेहद असहज रहता है, रिफ्यूजी। दर्शक जानते हैं, श्रीलंका में महंगाई बढ़ते हुए उस स्तर तक पहुंच गई जहां सर्वहारा भुखमरी की कगार पर है। तमिलनाडु के तट पर श्रीलंका से रिफ्यूजियों के 2 समूह आ चुके हैं। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ये रिफ्यूजी किसी धार्मिक या नस्लीय प्रताड़ना के चलते नहीं, आर्थिक कठिनाइयों के चलते आए हैं। अब देखना यह होगा कि भारत सरकार इनके लिए किस तरह के प्रबंध करती है, क्योंकि पूर्व में आर्थिक कठिनाइयों के चलते भारत आए बांग्लादेशी नागरिकों और नस्लीय तथा धार्मिक प्रताड़ना के चलते आए रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर भारत सरकार का रवैया यही रहा कि इन्हें भारत में जगह नहीं दी जा सकती। गौरतलब है, नागरिकता संशोधन कानून के तहत भी श्रीलंका के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। ये थी शो की सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। घड़ी में ठीक 4:20 हाथ माइक को सेट कर रहे थे और जबान पर शब्द आए, मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। उसके बाद जो हुआ वो हर किसी ने देखा, इतिहास बना। आजादी के बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ यूपी का मुख्यमंत्री बना। साथ में 52 मंत्री बने, जिसमें 2 डिप्टी सीएम, 16 कैबिनेट मिनिस्टर, 14 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 20 राज्य मंत्री हैं। सूची आपने देखी, शपथ भी देखी होगी। अब बात बड़ी खबर में इस मंत्रिमंडल से बने सियासी समीकरणों, सोशियो पॉलिटिकल मैसेज और भविष्य की रणनीति पर। 5 राज्यों के नतीजों के बाद सबसे आखिर में मंत्रिमंडल की शपथ यूपी में हुई। कई बैठकों और लंबे मंथन के बाद मंत्रिमंडल तय हो पाया। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में सीएम योगी की शपथ हुई। दोनों के बीच एक केमिस्ट्री भी देखने को मिली। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य, 80 लोकसभा सीटों वाला। 2 साल बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है। उसकी तैयारियों को भी ध्यान में रखते हुए मंत्रियों का चुनाव किया गया। चूंकि चुनाव संगठन लड़ाता है, तो इस बार मंत्रिमंडल में संगठन के नेताओं को खासी तरजीह दी गई। ऐसे नाम जो पहले आम लोगों के बीच कम चर्चित थे, पर्दे के पीछे पार्टी का काम करते थे, पर्दे के आगे लाए गए। 38 विधायक मंत्री बने जो विधानसभा में है और 8 जो विधान परिषद में है। 6 ऐसे नेता जो ना विधायक थे विधानसभा में ना विधान परिषद में, वो भी मंत्री बने। इसमें पहले 2 नाम दिनेश प्रताप सिंह और दयाशंकर मिश्र दयालु। इसके अलावा 3 नेता संगठन से, जिन्हें अभी किसी विधानमंडल के सदन का मेंबर ना होते हुए भी मंत्री बनाया गया। नाम नोट करिए इनके। पहला नाम जेपीएस राठौर, संगठन में प्रदेश महामंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बनाए गए। दूसरा नाम जसवंत सैनी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, अब मंत्रालय में जगह मिली। तीसरा नाम दानिश आजाद अंसारी, अल्पसंख्यक मोर्चे के महामंत्री हैं, सरकार में मंत्री बनाए गए। सूची में एक नाम नरेश कश्यप का भी है। बसपा से भाजपा में आए थे, राज्यसभा सांसद रहे थे, पहले पार्टी में संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष थे। हो सकता है आप सोचें कि इतने बड़े बड़े नाम मंत्रालय की लिस्ट में शामिल हैं, पर पहले इन नामों का जिक्र क्यों? तो जवाब है इसलिए
क्योंकि भाजपा भविष्य को देखते हुए रणनीति बना रही है। संगठन के लोगों को मंत्री बना बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि पार्टी के लिए मेहनत करने वालों को पारितोषिक मिलेगा, संगठन में ही घुट कर नहीं रह जाएंगे। अब आते हैं बड़े चेहरों पर। केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा डिप्टी सीएम बनाया गया। सिराथू की सीट हार गए। चर्चा थी शायद दोबारा सीएम बने या न बने, पर बन गए। वजह, वो खुद को बीजेपी के एक बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर, कल्याण सिंह के बाद एक ऐसे चेहरे के तौर पर जिसकी पूरे प्रदेश में स्वीकार्यता है। और इसकी एक वजह, पहले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनका सब जगह रीच आउट करना और फिर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के तौर पर कार्यकर्ताओं के हितों का ख्याल रखना। इसकी वजह से विद्वान कहते हैं कि उनको तरजीह दी गई। एक बात और जो मकबूल फिल्म में कही गई, आग को पानी का डर बने रहना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य की नियुक्ति में एक और फैक्टर था। ये पार्टी के पर्यवेक्षक के तौर पर जब लखनऊ गए गृह मंत्री अमित शाह का नाम सामने आया तभी स्पष्ट हो गया। शाह की पहली पसंद, उनकी एक और पसंद है ब्रजेश पाठक। पूरे मंत्रिमंडल में सबसे लंबी छलांग उन्होंने ही लगाई। पिछली सरकार में कानून मंत्री थे, इस बार सीधे डिप्टी सीएम। बसपा से आए थे, प्योर बीजेपी बैकग्राउंड के नहीं थे, लेकिन बीते कुछ सालों में खुद को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बीजेपी में स्थापित कर लिया। अब सवाल ये कि मंत्रिमंडल के चयन में चली किसकी, पर्यवेक्षक और गृह मंत्री अमित शाह की या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की? हम कहेंगे कि यहां भी समरसता दिखी। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक का डिप्टी सीएम बनना इस बात पर मुहर लगाता है। कहा जा रहा है कि ऐसा सत्ता के संतुलन को बनाए रखने के लिए किया गया, जिसका मैंने जिक्र किया। पर कोई संदेह नहीं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। पर दो डिप्टी सीएम के चुनाव को दिल्ली की पसंद और पॉलिटिकल मैसेजिंग बताया जा रहा है। बहुत से पॉलिटिकल पंडित मुख्यमंत्री योगी और गृह मंत्री अमित शाह को एक दूसरे के कॉम्पिटिटर के तौर पर देखते बताते हैं, लेकिन इस बार आरएसएस और बीजेपी की कोशिश तेजी से बनती इस धारणा को तोड़ने की रही। इसलिए हर मौके पर दोनों साथ दिखे और दिखाने की मैसेजिंग भी खूब हुई। याद करिए, जब चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, योगी के सीएम की कुर्सी पर होने या न होने पर सवाल उठ रहे थे। पार्टी के कई नेता कह रहे थे मुख्यमंत्री का चयन तो चुनाव के बाद पार्टी करेगी, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी ही होंगे। इस बात पर पहली मुहर अक्टूबर 2021 में अमित शाह ने लगाई थी। एक बार सुन लीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में अगला जो लोकसभा का चुनाव जीतना है 24 में, उसकी नींव डालने का काम उत्तर प्रदेश का 22 का विधानसभा करने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया हूं कि मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। 24 मार्च को जब योगी आदित्यनाथ को विधानमंडल का नेता चुना गया, तब अमित शाह ही थे जो इस अनुमोदन का पूरे प्रमोद भाव के साथ प्रकटीकरण कर रहे थे। इसे भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश की स्थापना से लगभग कोई भी मुख्यमंत्री अपने शासन के आधार पर फिर से एक बार जनादेश लेकर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। कारण क्या होगा, इसकी मीमांसा में जाने का दिन नहीं है, परंतु हम सब के लिए आनंद का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में चुनने का काम किया। ठीक है, आज हम सब मिलकर योगी जी को निर्विरोध विधायक दल के नेता के रूप में आप सबने चुना है, परंतु चुनाव की शुरुआत से, जब से सदस्यता अभियान चालू हुआ तब से मैं ही आया था, पार्टी ने घोषणा की थी कि योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद जनता ने फिर से एक बार 2/3 से ज्यादा बहुमत से हमें जिताया है और योगी जी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाया। आज भी दोनों की एंट्री मंच पर एक साथ हुई। ये सब कुछ उसी मैसेजिंग का हिस्सा माना जा रहा है, जिसको ये धारणा तोड़नी है पार्टी के नेताओं के बीच कोई कंपटीशन या मनमुटाव है, इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि सबको साथ मिलकर अब लोकसभा के चुनाव की तैयारी करनी है। वैसे हम जातिगत समीकरण पर आए, इससे पहले एक और चीज आपको बता दें। एक और रार है जिसका जिक्र हो रहा है, वो रार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच की पुरानी रार है। हालांकि अब तो सहयोगी हैं, पर लोगों को ध्यान आया
यही नीतीश कुमार थे जो एनडीए की लुधियाना रैली से खफा होकर लौटे थे क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनका हाथ ऊपर कर दिया था। पर यह तो बीते जमाने की बात हो गई। 2017 के पहले दोनों में सलाह हो गई थी, पर फिर एक तस्वीर वायरल होने लगी जिसमें दोनों एक दूसरे से बराबरी से हाथ मिला रहे थे। और फिर लोगों की नजर आज के शपथ ग्रहण में गई जब वो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कुछ देर से पहुंचे और उन्होंने झुककर प्रधानमंत्री को प्रणाम किया। तो ये रार, द्वेष और मैत्री सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं है। मंत्रिपरिषद की चर्चा पर वापस आते हैं, जाति समीकरणों पर बात करते हैं। हर बार जब मंत्री बनाए जाते हैं तो लोग जातियां खोजते हैं, अपने अपने जाति समूह, सामाजिक वर्ग से जोड़कर देखते हैं। पीएम मोदी भले कहें कि पॉलिटिकल पंडितों को अब जातियों के आधार पर मंत्रिमंडल को देखना छोड़ना होगा, पर सोशल इंजीनियरिंग सियासत का सत्ता का एक सत्य है, इसलिए इस हिसाब से भी विश्लेषण होता है। योगी 2.0 के मंत्रिमंडल में भी जातीय समरसता का, रिप्रेजेंटेशन का पूरा ध्यान रखा गया। संख्या बल के हिसाब से प्रभावी लगभग हर जाति को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई। सबसे ज्यादा 8 दलितों को मंत्री बनाया गया। मायावती के जाटो समाज से आने वाले 3 मंत्री बने। बेबी रानी मौर्य कैबिनेट, असीम अरुण स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और विजय लक्ष्मी गौतम राज्य मंत्री। इसके अलावा 5 नॉन जाटव दलित मंत्री बने। मन्नू कोरी, दिनेश खटीक, गुलाब देवी, अनूप वाल्मीकि और सुरेश राही। 7 मंत्री क्षत्रिय और ब्राह्मण जाति से हैं। योगी आदित्यनाथ संत हैं, उनकी जाति को लेकर विपक्षी गिनाते हैं, सत्ता पक्ष के कहते हैं नहीं गिनाई जानी चाहिए। इसके अलावा जयवीर सिंह, जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह, दिनेश प्रताप सिंह, मयंकेश्वर शरण सिंह और ब्रजेश रावत क्षत्रिय समाज से आने वाले मंत्री। ब्राह्मण समाज की बात करें तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अलावा जितिन प्रसाद, योगेंद्र उपाध्याय, दयाशंकर मिश्र दयालु, प्रतिभा शुक्ल, रजनी तिवारी और सतीश शर्मा को मंत्रिपरिषद में जगह मिली। जातियों के खांचे को और खंगाला जाए तो 20 मंत्री ओबीसी तबके से चुने गए। 4 कुर्मी सैतवार समाज से स्वतंत्र देव सिंह, राकेश सचान, आशीष पटेल और संजय गंगवार। जाट बिरादरी से 3 नेता मंत्री बने, लक्ष्मी नारायण चौधरी, भूपेंद्र सिंह चौधरी और केपी मलिक। इसके अलावा निषाद, कश्यप, लोधी, गुर्जर, तेली, पाल, प्रजापति, मौर्य, यादव, राजभर और सैनी समाज से भी एक मंत्री बना। अल्पसंख्यक कोटे से 2 मंत्री बने, एक दानिश आजाद और दूसरे बलदेव सिंह औलख। एक मंत्री आदिवासी यानी एसटी कोटे से संजीव गोंड को भी मंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल में इस तरह के जाति बंटवारे को विशेषज्ञ किस तरह से देखते हैं, इसे समझने के लिए हमने बात की सीनियर जर्नलिस्ट और इंडिया टुडे ग्रुप के नेशनल अफेयर्स एडिटर, इंडिया टुडे टीवी के राहुल श्रीवास्तव से। सुनिए। जो काउंसिल का गठन हुआ है उसके अंदर बैलेंसिंग एक्ट जातियों का है, यानी जातीय समीकरण का बोलबाला है। यानी अगर योगी आदित्यनाथ जैसे ठाकुर किसी नेता को मुख्यमंत्री दोबारा बनाया गया है तो ब्राह्मण को उनके बराबर का नहीं तो एक दर्जा नीचे उप मुख्यमंत्री रखा गया है। और उस उप मुख्यमंत्री रखने में अगर देखें तो एक नया समीकरण जो बना है बीजेपी का, अपर कास्ट और बैकवर्ड्स का, उसको क्रेडेंस दिया गया, यानी उसको महत्व दिया गया है। तो केशव मौर्य चुनाव हार जाने के बावजूद एक मौर्य फेस और ओबीसी नेता के तौर पे उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इधर दिनेश शर्मा जो थे कि एक समय पे मेयर हुआ करते थे लखनऊ पे, जब अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ से सांसद थे, उनकी कोई बहुत ज़्यादा भूमिका या ब्राह्मणों में उनकी पकड़ ना देखते हुए ब्रजेश पाठक जो पिछली बार चुनाव लड़के बीएसपी में थे, बीजेपी में आके चुनाव लड़े, जीते और मंत्री बने थे, लेकिन इस बार उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। यानी एक स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा प्रखर ब्राह्मण नेता है जो ऊपर लाया गया। अगर हम पिछली बार का गठन देखें तो जो अपर कास्ट, जो 2 सबसे डोमिनेंट बीजेपी की जो क्रिटिकल वोट बैंक है, जो कि बुरे और अच्छे वक्त में बीजेपी के साथ रही हैं, वो ठाकुर और ब्राह्मण वोट अगर आप देखते हैं तो पिछली बार 16 इन जातियों से थे, सबसे ज़्यादा ठाकुरों में से थे, 7 वो थे और 1 राज्य मंत्री थे, 7 कैबिनेट मंत्री थे। वो समीकरण जो है ठाकुर और ब्राह्मणों का वो इंटैक्ट रखा गया है। कुल मिलाकर के करीब 23 से 24 अपर कास्ट के नेता हैं, जिनमें बनिया, खत्री, कायस्थ, इनको रखा गया है। उसके अलावा उतना ही एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिला है ओबीसी और दलित नेताओं को। जाति गणित से इतर भी मंत्रिमंडल को देखा जा सकता है। 5 महिलाओं को मंत्री बनाया गया। 2 पूर्व नौकरशाह, पूर्व आईएएस एके शर्मा और पूर्व आईपीएस असीम अरुण भी मंत्रिपरिषद का हिस्सा बने।
सहयोगी दलों की बात करें तो अपना दल और निषाद पार्टी दोनों से एक एक मंत्री बने। आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल के पति, और संजय निषाद, निषाद पार्टी के मुखिया। रीजन वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा मंत्री इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बनाए गए। वहां की 136 में से 93 सीटें बीजेपी ने जीती। 23 मंत्री पश्चिमी यूपी के कोर इलाकों से। पूर्वांचल की 130 सीटों में 77 बीजेपी ने जीती, वहां से मंत्री बने 14। अवध की 118 सीटों में से 87 जीती बीजेपी ने और मंत्री आए 12। और बुंदेलखंड, जिस इलाके से मैं खुद भी हूं, वहां से कुल 4 मंत्री बने। इस मंत्रिमंडल को आप कॉरपोरेट सेक्टर के परफॉर्मेंस अप्रेजल की तरह भी देख सकते हैं। जिसने काम किया उसे दोबारा मौका मिला, प्रमोशन भी, और जिसने काम नहीं किया उसका मंत्री पद चला गया। पिछली सरकार के 22 मंत्री ही रिपीट हुए, जबकि 30 नए मंत्रियों को जगह मिली। पिछली बार के 22 मंत्रियों को मंत्रालय का मुंह देखने को नहीं मिलेगा, यानी नाम कट गया। कई बड़े नाम हैं, मसलन दिनेश शर्मा, पिछली बार डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली थी, इस बार खाली हाथ रह गए। कहा जा रहा है संगठन में केंद्रीय समायोजित किए जाएंगे। बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा, सरकार में जगह नहीं मिली। चर्चा है कि प्रदेश में संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और सिर्फ बिजली ही गुल नहीं हुई, पानी मंत्री का भी पत्ता कट गया। महेंद्र सिंह को जगह नहीं मिली, मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते थे। सिद्धार्थ नाथ सिंह, जय प्रताप सिंह, अशोक कटारिया, आशुतोष टंडन, नीलकंठ तिवारी, इन सबको बाहर का रास्ता दिखाया गया। कानपुर के सीनियर नेता सतीश महाना, 91 से लगातार विधायक, उनके घर भी सन्नाटा छा गया। पिछली सरकार में बड़ा ओहदा था, उद्योग मंत्री थे। पहले की भाजपा सरकारों में भी मंत्री रह चुके थे। इस बार भी मंत्री पद तय माना जा रहा था, लेकिन आखिरी वक्त तक 5 कालिदास मार्क, मुख्यमंत्री के आवास से फोन नहीं आया। उनसे सीनियर विधायक सुरेश खन्ना के लिए चर्चा थी कि वो विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन सुरेश खन्ना ने आज मंत्री पद की शपथ ली। अब चर्चा है कि दूसरे सबसे सीनियर विधायक सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से बात। आखिर में बात करते हैं सबसे बड़े मंत्री यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उनका कद पार्टी और जनता दोनों के बीच बढ़ गया। 2014 के बाद से जितने चुनाव बीजेपी जीती, उसमें हेडलाइंस मोदी शाह की जोड़ी के नाम से बनती आई हैं। लेकिन यह पहला मौका था, पहला चुनाव, जब मोदी शाह के नैरेटिव की जगह मोदी योगी की जोड़ी ने ली। आम लोगों के बीच मोदी योगी को लेकर धारणाएं बनने और बिगड़ने लगी। इसे भी एक तरह से एक बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट माना जा रहा है। कई लोग तो अभी से मोदी के बाद योगी को उत्तराधिकारी के तौर पर देखने लगे हैं, लेकिन बीजेपी को जानने वाले कहते हैं कि यह जल्दबाजी में किया गया आकलन है। यूपी के बाद अब थोड़ा सा कैमरा जूम आउट करते हैं। खूब बात हो गई, देश पर गौर करते हैं। 5 में से 4 राज्यों में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चारों राज्यों में अपने मुख्यमंत्रियों को रिपीट किया। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर तो मुहर बहुत पहले लगा दी थी, संशय नहीं था। चुनाव प्रचार के दौरान भी बात स्पष्ट हो गई थी कि बीजेपी सत्ता में लौटती है तो योगी आदित्यनाथ ही सीएम होंगे। रह गई बात गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर की। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव हार गए। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की गाड़ी बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 1 सीट दूर रह गई। इसके बाद सीएम की कुर्सी के लिए माथापच्ची हुई। इसके बारे में हमने आपको विस्तार से 14 मार्च के लल्लन टॉप शो में बताया था। यह भी बताया था कि अगर प्रमोद सावंत और पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो उसकी वजहें क्या होंगी, कंटिन्यूटी और युवा होने के अलावा। और वही हुआ, दोनों ही नेता अंततः मुख्यमंत्री बना दिए गए। मणिपुर पर हमने अब तक ज्यादा बात नहीं की थी, वो कमी आज दूर कर देते हैं। मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटों में भाजपा को अपने दम 32 मिली। इसके बावजूद मणिपुर में एन बीरेन सिंह के नाम का तुरंत ऐलान नहीं हुआ, जो निवर्तमान मुख्यमंत्री थे। इसलिए बात चलने लगी कि गोवा और उत्तराखंड की तरह मणिपुर में भी सीएम पद को लेकर रस्साकशी चल रही है। लल्लन टॉप ने इस बात को लेकर पूर्वोत्तर की राजनीति पर नजर रखने वाले पत्रकारों से बात की। उन्होंने बताया कि यह 10 मार्च को ही तय हो गया था कि एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पहले से ऐलान क्यों नहीं किया गया था, उसके कारण अनेक हैं। पूर्वोत्तर की राजनीति में इंस्टेबिलिटी फैक्टर की बात की जाती है। स्थायित्व नहीं, सातत्य नहीं, गठबंधन पल पल में बनते बिगड़ते दिखते हैं। इसलिए पार्टी चुनाव के बाद हर संभावना को जीवित रखना चाहती थी। इसलिए यह स्पष्ट नहीं किया गया कि मुख्यमंत्री बनाया किसे जाएगा, बस इस बात पर फोकस रखा गया कि सरकार बने। सुनिए इस पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं। और इसकी वजह यह है कि वीरेंद्र सिंह की मुख्यमंत्री बनने के मामले में बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, इन दोनों के मन में कोई शंका नहीं था। इन दोनों के लिए वीरेंद्र सिंह ही चीफ मिनिस्टर पहले भी थे और आगे जाके भी बनने वाले थे। लेकिन उन्होंने घोषणा इसलिए नहीं किया पार्टी ने, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 5 साल में कई दफा वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व को लेके एनपीपी ने सवाल उठाया। एक बार सरकार गिरते गिरते बच गए, और अदर एस्पायरेंट्स भी थे, जैसे कि विश्वजीत सिंह है, और जैसे कि गोविंद दास के जो कांग्रेस से आए हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहा करते थे, वो भी एक एस्पायरेंट है। तो इन सबको देखते हुए कि पार्टी के पोल प्रिपरेशन जो असेंबली इलेक्शन को लेके है, उनमें कोई सैबोटेज ना हो जाए, या कैंपेन शुरू होने से पहले अंदरूनी जंग शुरू हो जाए, ये ना हो, इसलिए किसी को भी चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया था, जैसे कि असम में भी वो किया था। लेकिन हमने एक ऐसी स्टोरी किया था कि क्या असम मॉडल मणिपुर में अप्लाई होगा, लेकिन इसकी कोई संभावना नहीं था। ये इंडिया टुडे ने पहले भी लिखा है और बोला है, इसलिए क्योंकि असम में जो सिचुएशन था हिमंत बिस्वा शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल के, जो हिमंत बिस्वा शर्मा के पकड़ है पार्टी के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और लोगों जो जनमत उनके पास है, विश्वजीत या गोविंद दास इन दोनों में नहीं थे। जब वीरेंद्र सिंह को पूर्ण बहुमत मिल गया तो एनपीपी की जो खतरा है वो टल गया, और अंदर से जो खतरा था इनकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो जैसे मैंने कहा है कि अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों ही इस बात पे निश्चित था कि वीरेंद्र सिंह को ही अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो पूर्ण बहुमत आते ही बाकी सारे शंका टल गए, क्योंकि एक संभावना ये था कि अगर कम पड़ जाए तो गोविंद दास जो कांग्रेस से आए वो कुछ कांग्रेस के एमएलए और ले आएंगे, जैसे लास्ट टाइम में हुआ था। एमएलए की खरीद फरोख्त कहे या जो भी आइडियोलॉजिकल ओवरनाइट चेंज ओवर कहे, जो भी है वो फिर से करना पड़ सकता है, और इसमें गोविंद दास के क्या होते, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। नेता के चुनाव में देरी का एक और कारण था। पार्टी याओशांग त्योहार के बीत जाने का इंतजार कर रही थी। पूरे देश में, खासतौर पर उत्तर भारत में जब होली मनाई जाती है, तब मणिपुर में याओशांग मनाया जाता है, 5 दिन का त्योहार। जैसे ही त्योहार खत्म हुआ, पार्टी ने शपथ ग्रहण करवा दिया। तो इस तरह 4 राज्यों में पार्टी ने मुख्यमंत्रियों को दूसरा कार्यकाल दिया। क्या भाजपा अब अलग अलग इलाकों में छत्रप तैयार करना चाहती है? ठीक वैसे ही जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह को तैयार किया गया। सुनिए इंडिया टुडे के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव क्या कहते हैं इस पर। जो 4 राज्यों की में जहां जीत हुई, वहां रिपीट की बात कर रहे हैं। ये चारों नेता ऐसे थे जो कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री के तौर पे उनकी मोहर लग के मुख्यमंत्री बने। ये एक इंपॉर्टेंट इशू है कि जब मुख्यमंत्री के उनको बनाने में जब मोहर नरेंद्र मोदी की लगी, उसका शायद सबसे बड़ा 2 इंडिकेटर आपको मिलेंगे कि पुष्कर धामी चुनाव हार गए, उसके बावजूद वो मुख्यमंत्री बने। क्यों? क्योंकि एक समय पे उनका चयन नरेंद्र मोदी ने किया था। उसी तरह से केशव मौर्य चुनाव हार गए, लेकिन वो फिर मुख्यमंत्री बने क्योंकि उनका चयन नरेंद्र मोदी से हुआ था। ये जो एक एलिमेंट है, ये साफ दर्शा रहा है कि नरेंद्र मोदी के समय में बेशक पॉलिटिक्स में रीजनल लीडर्स या चीफ मिनिस्टर्स के लिए उतनी स्पेस ना रही हो जितनी किसी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हुआ करती थी। शायद उनका जो फंक्शनिंग दायरा है वो एक ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड बीजेपी नरेंद्र मोदी के नीचे जो बनी है उसमें दायरा कम हुआ है। लेकिन ये बात नरेंद्र मोदी समझ गए हैं कि जब तक आपके पास रीजनल लीडरशिप नहीं होगी, स्टेट स्पेसिफिक रीजनल लीडर, उन राज्यों में बीजेपी की पकड़ या सत्ता में काबिज रहने की जो अकड़ है वो नहीं रह सकती। अगर आप देखिए, साउथ का सबसे बड़ा कारण, अगर बीजेपी नहीं फैल पाई तो एकमात्र राज्य कर्नाटक में वो तब उभरी जब उनके पास एक येदियुरप्पा पैदा हो गया। तमिलनाडु में आज तक नेता नहीं है, केरल में नहीं है, आंध्र में नेता नहीं है और तेलंगाना में नेता नहीं है। तो बीजेपी किसी की पिछलग्गू बन के ही, स्टेपनी बन के ही अपनी पॉलिटिक्स इन राज्यों में करती है। इसलिए ये इंडिकेटिव क्लियर है कि नरेंद्र मोदी अब और बीजेपी समझ गए हैं कि रीजनल लीडर्स उनके लिए जरूरी है। राजनीति पर विमर्श अब यहां ठहर जाना चाहिए। अलग अलग विद्वानों को सुनाया, अब नॉट सो विद्वान अपने एंकर होस्ट दोस्त की बात भी सुन लीजिए। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद की बात करें तो साफ तौर पर दिखता है जो सियासत का
फॉर्मूला भी हो सकता है, उन चीज़ों का ख्याल रखा गया। जिस चेहरे के नाम पर चुनाव लड़ा गया, उस योगी आदित्यनाथ के चेहरे को ताकत मुहैया कराई गई, पर उस सिद्धांत का ख्याल भी रखा गया कि शक्ति का संतुलन बना रहे, पावर बैलेंस का ख्याल रखा गया, ताकि कोई एकदम से बहुत मजबूत ना हो जाए, एक तरफा मामला ना हो जाए। दूसरा ख्याल रखा गया संगठन के रिप्रेजेंटेशन का। तीसरा ख्याल रखा गया मंडल 2.0, सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक समरसता, प्रतिनिधित्व आदि इत्यादि का। चौथा ख्याल रखा गया परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करने का और जो नॉन परफॉर्मर्स हैं उनको पनिश करने का। और पांचवा ख्याल रखा गया कि पैन यूपी की पार्टी है तो कहीं नहीं भी जीते तो वहां भी प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि भविष्य की गुंजाइश बनी रहे। ऑप्टिक्स की बात करें तो जिस तरीके का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिस तरह से एंट्री हुई योगी आदित्यनाथ के साथ अमित शाह, फिर राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, इन सब की सीटिंग अरेंजमेंट था, जिस तरह से अलग अलग भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, सबसे आगे की पंक्ति में बिठाया गया, उसमें नीतीश कुमार का पहुंचना, पूर्वोत्तर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी पहुंचना एक किस्म की पॉलिटिकल मैसेजिंग है। यूपी से आने वाले केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को, चाहे कैबिनेट मंत्री हो चाहे राज्य मंत्री, उनको बुलाया गया। सियासत में संकेतों को खूब पढ़ा जाता है, बार बार मत के पढ़ा जाता है। चौराहे के चाणक्य अलग अलग ढंग से इसकी व्याख्या करते हैं। किसके कंधे पर हाथ रखा, गमछा किस रंग का था, किससे मुस्कुराकर बतियाए, किसके प्रणाम का जवाब देने में कुछ देर लगाई, इनसे खूब चर्चा होती है। और सियासी सेंसेक्स में नेताओं के शेयर का भाव ऊपर और नीचे जाता है। तो एक ऑप्टिक्स ये भी थी जहां पर इस नई जोड़ी को प्रोजेक्ट किया गया, जिसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया, मोदी और योगी की जोड़ी। क्योंकि बीजेपी को भी अब ये समझ में आ गया है कि जो आपका मदरबोर्ड है या जो आपका की कैंपेनर है, सारा दबाव उसी के ऊपर ना डाल दिया जाए। उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, यहां पर बीजेपी संगठन और प्रधानमंत्री के भरोसे ज्यादा थी। उत्तर प्रदेश वो राज्य था जहां पर मुख्यमंत्री के करिश्मा ने भी काम किया। बीजेपी चाहती है कि भविष्य में भी ऐसे छत्रप तैयार हों जिनके नाम पर वोट मिले, एक एडिड बेनिफिट रहे, और उसी दिशा में ये बड़ा कदम था। और दूसरी बड़ी बात जिसकी तरफ विशेषज्ञों ने भी संकेत किया, 2024 की मुनादी पीट दी गई है। आम आदमी पार्टी ने पॉलिटिकल मैसेजिंग शुरू कर दी कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए, भविष्य में विपक्ष पर पूरी दावेदारी के लिए, और बीजेपी इसके लिए तो कहा जाता है कि ये पार्टी 365 दिन और चुनाव आने के अगले दिन से ही अगले चुनाव की तैयारियों में मुब्तला हो जाती है, व्यस्त हो जाती है। बाकी अगर आपकी इस विषय में दिलचस्पी हो, मैंने आपने गौर किया होगा, दो पार्टियों का जिक्र किया, आम आदमी पार्टी चैलेंजर के तौर पर और बीजेपी डिफेंडर के तौर पर। अगर आप इनकी रणनीति के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो शनिवार की सुबह रिलीज होने वाला लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी जरूर देखें। लल्लन टॉप शो आज का अब समाप्ति की ओर है। आखिरी में हम आपकी राय बताते हैं। कू एक सोशल मीडिया ऐप है, यहां पर हम पोल करवाते हैं। हमने पूछा, क्या योगी आदित्यनाथ भविष्य में पीएम पद का चेहरा होंगे? हां कहने वालों की संख्या 80%, नहीं की संख्या 20%। अगर आप भी कू पर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लल्लन टॉप को वहां पर फॉलो करें। अलग अलग मुद्दों पर आप अपनी राय भी दे सकते हैं। और हमारी राय ये है गुरु कि राय देते रहो, काहे से लोकतंत्र में ये बड़ा जरूरी है। और जाते जाते एक सूचना और नत्थी कर देते हैं, जैसे वो चाय के डब्बे के साथ मग्घा फ्री आता है ना, वैसे ये सूचना फ्री ले लो। आ रहा है आईपीएल, शामें होने वाली हैं खासी व्यस्त, और इसी के साथ आ रही है लल्लन टॉप की बमचक। बमचक क्या है? आईपीएल पर चौचक बातचीत होगी। कब तक ऐसे कब्जियत वाली शक्ल लेके बैठे रहेंगे? क्रिकेट देखने में तो वैसे भी भरपूर मौज आती है। आप में से कई लोगों को लग रहा होगा मौत तो हमको भी आती है, हम ऐसी बातें बताते हैं कि आदमी गनगना जाता है सुन के। अगर आपको लगता है कि आप वो एक्सपर्ट हैं तो लल्लन टॉप आप ही के लिए है, आप ही ने तो बनाया है। फटाक से एक मेल धांस दीजिए sports@lallantop.com पर और बताइए कि क्यों एक एक्सपर्ट के तौर पर लल्लन टॉप की क्रिकेट चर्चा में आपको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमारी संपादक की जो टीम है दद्दा के नेतृत्व में, उसको आपका काम जचा तो बस जैसे यहाँ सौरभ खड़े हैं वैसे एक विंडो में आप भी खड़े होंगे, और सारी संभावनाएं एक खिड़की के खुलने से ही शुरू होती हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लल्लन टॉप शो यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है
सोमवार को एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि। अरे जाओ जाओ, मैच तो हमें ही जीतना था। अपना बॉलर वो वाली गेंद ना फेंकता तो जीत जाते हम। वाह, उसके कैच ने तो मैच ही बना दिया। यार ये ओपनर्स अगर थोड़ा और तेजी से खेलते ना, बात बन जाती। एक फिनिशर की कमी पड़ गई, वरना मैच जीत जाते। मैच तो हमें जीतना ही था। आप भी हैं लल्लन टॉप क्रिकेट एक्सपर्ट। घर बैठे जुड़िए हमारे IPL लाइव शो बमचक में हर रोज मैच के बाद।